अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली मंजवानी आप नाज़रीन को मार्केट अपडेट में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको बर वक्त आगाही दे देना, स्टॉक मार्केट के बारे में, मईशत के बारे में, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों के हवाले से आपको बर वक्त आगाही दे देना कि आगे जाके क्या चीज़ें मुत्तवक़्क़े हैं, क्या एक्सपेक्टेड है, रिज़ल्ट क्या एक्सपेक्टेड है, कौन सी कंपनियों में तेज़ी हो सकती है, कौन सी कंपनियों में जो है मंदी के आसार देख सकते हैं, ओवरऑल मार्केट में क्या लग रहा है। तो मकसद ये है, इसके अलावा किसी किस्म की हमारी तरफ से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हम एडवाइजरी नहीं दे रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लें फीपीलीपी डेटा की, पूरे हफ्ते की फीपीलीपी डेटा की अगर हम बात करें, तो 3 फ़ेब से लेकर 7 फ़ेब तक हम देखें, तो जो सबसे बड़ी सेलिंग विटनेस हुई है, वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स की है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ब्रोकर प्रोप्राइटरी की है। चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो बैंक्स की है। बाइंग साइड पे जो खड़े हैं वो सबसे पहले हम नुमाया देखें तो इंश्योरेंस कंपनी है। सेकंड नंबर पे हम देखें तो इंडिविजुअल्स है। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। फोर्थ नंबर पे हम देखें तो कंपनीज़ है। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि तकरीबन डेढ़ महीने से बैंक्स और म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर चुके हैं। इसके अलावा हमने थर्सडे को ब्रोकर प्रोप्राइटरी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग विटनेस की है और लग ये रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पैनिक विटनेस किया जा रहा है मार्केट में। वो किस खबर को लेके पैनिक विटनेस किया जा रहा है, उसको भी मैं डीबंक करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको उसके तमाम हक़ाइक़ बताऊँ, जो भी मेरे पास सोर्सेज़ थे, उन सोर्सेज़ के बिना पर मैं आप लोगों को उसकी पूरी डिटेल दूँ। तो आगे वीडियो में आप लोग के साथ मैं डिटेल शेयर करूँगा कि थर्सडे को क्यों पैनिक सेलिंग हुई। नाज़रीन, अभी हम वैल्यूएशंस की बात कर लें, तो फ्राइडे को जो डे रेंज बना है, तो उसमें फ्राइडे को जो लो बना है इंडेक्स का, वो 1,09,686 का बना है और इंडेक्स ने जो हाई बनाया है 1,10,905 का बनाया है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो मार्केट ने जो लो बनाया है 1,09,405 का बनाया है, जो कि जुमेरात के दिन हैवी सप्लाई हमने विटनेस की, और जो हाई बनाया है 1,14,620 का बनाया है, जो मार्केट ने मंडे को बनाया था। मंथली रेंज अगर हम देख लें तो 1,09,405 का लो है और हाई जो बना है 1,17,750 का। करंट जो पी रेशो चल रहा है केएसई 100 इंडेक्स का, वो 7.14 का चल रहा है और एक्सपेक्टेड पी रेशो जो है वो 7.28 का है। नाज़रीन, इस वक़्त अगर हम देखें तो ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो हम पास्ट आप वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें साइडवेज़ पे जो ये ट्रेंड चल रहा था, जो जिसका जो लेवल था, जो सपोर्ट था, वो 1,03,008 का था और ऊपर जो रेजिस्टेंस था वो 1,18,000 1,17,000 के करीब का था। वो अब ब्रेक हो चुका है और मार्केट इस वक़्त अब ऑफ़िशियल डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पर है, जो कि हो सकता है कि वक़्ती तौर पे हो और हो सकता है कि ये प्रोलॉन्ग हो। अब वो आगे जो डेवलपमेंट्स होंगी उस पे इन्हसार करता है। मार्केट का जो सपोर्ट बन रहा है वीकली ग्राफ पे, मंथली ग्राफ पे अगर हम देखें तो 97,053 का बन रहा है और जो रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक कर लेता है तो मार्केट दोबारा साइडवेज पे आ जाएगी, तो वो है 1,14,754। मार्केट का जो आरएसआई चल रहा है वो 42.51 का चल रहा है डे चार्ट पे अगर हम देखें, और मैकडी भी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ ही बता रहा है। तो मैकडी अगर हम देखें तो जब से मार्केट साइडवेज पे गई है और अब जो मार्केट ऑफिशियल जो आखिरी के 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे को जो मार्केट में सप्लाई आई है, उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे चली गई है, तो उसमें हम यही देख रहे हैं कि सेल ऑन स्ट्रेंथ ही करना है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड इस वक्त साइडवेज हो सकता है, दोबारा मार्केट उसी रेंज में आ सकती है जिसमें सपोर्ट 1,11,308 का हो सकता है और रेजिस्टेंस 1,18,970 का हो सकता है। नाज़रीन, मैं आप लोग के साथ पास्ट फैब का भी डेटा शेयर करूँगा और पास्ट फैब को क्या एक्टिविटी हुई थी, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मुझे लोग फॉलो करते हैं, तो वो मुझे 55,000 के लेवल से काफ़ी ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादातर जो मुझे टॉन्ट करने वाले भी लोग होते हैं, वो 55,800 के लेवल पे टॉन्ट कर रहे होते हैं। उस टाइम क्या हुआ था, क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। देखिए, मैं आप लोग के साथ केसी 100 इंडेक्स का मंथली ग्राफ शेयर कर रहा हूँ और इस पे जो फिबोनाची पे जो सपोर्ट बन रहा था वो 55,800 का बन रहा था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि फ़ेब, पिछले साल का फ़ेब, वो इलेक्शन ईयर था और उस वक़्त इलेक्शन के रिज़ल्ट आए थे और लग ये रहा था कि जो पीटीआई है उसकी हुकूमत आ सकती है फॉर्म 45 के हिसाब से, ये मामलात लग रहे थे। लेकिन इसके बाद हमने ड्रास्टिकली चीज़ें चेंजेस देखे और उसके बाद हमने मार्केट में तेज़ी को कंटिन्यू देखा। सितंबर 2023 से जो मार्केट ने तेज़ी किया है उसको कंटिन्यू हमने विटनेस किया। अभी भी कुछ इसी तरह के ही मामलात बन रहे हैं फ़ेब में, हम देख रहे हैं कि कुछ इसी तरह के ही कैंडल्स बन रहे हैं और इस बार जो सपोर्ट बन रहा है वो 97,000 का बन रहा है। क्या इंडेक्स 97,000 जाएगा? तो
पास्ट जो हमने रिकॉर्ड देखा है, जो मैंने आपको 55,800 का बताया, तो वो भी हम लोग के साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस बार जो चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें आप लोग के साथ मैं जो फिबोनाची का जो डेटा है, रिट्रेसमेंट का डेटा है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। केएसई 100 इंडेक्स ने 1,18,000 का जो हाई बनाया है, इसके बाद से 38% 38% केएसई 100 इंडेक्स ने अपनी करेक्शन कर ली है, और जो सपोर्ट है, वो पहला सपोर्ट 1,09,288 का है। अगर इसको ऑनर कर लेता है केएसई 100 इंडेक्स, जो हमने पिछले साल देखा था कि फर्स्ट जो 38% का जो करेक्शन था, उसको ऑनर कर लिया था, और उसके बाद कंटिन्यू थी रैली, और रैली अब तक कंटिन्यू है मार्केट में। अब तक मंथली ग्राफ पे देखेंगे तो पॉजिटिव ही चल रही है मार्केट, ट्रेंड जो है ओवरऑल पॉजिटिव ही है। तो इसको अगर ऑनर कर लेती है, इस सपोर्ट को ले लेती है, तो फिर मार्केट में हम दोबारा एक अच्छी रैली देख सकते हैं। मार्केट पहले साइडवेज पे जाएगी, फिर एक अच्छी रैली बन सकती है। नहीं तो फिर जो सेकंड सपोर्ट है, वो 1,06,365 का है। फिर इसके बाद अगर 1,06,365 को भी ऑनर नहीं करती, तो इसके बाद जो सपोर्ट बन सकता है, जहाँ पे बाइंग ऑन डिप आप कर सकते हैं, वो 1,03,493 है। और फिर जो अल्टीमेट सपोर्ट मैंने आपको बताया 97,053 का, तो वो अल्टीमेट सपोर्ट होगा। फिर इसके बाद यानी आप समझिए मंदी नहीं होगी, इसके बाद मार्केट साइडवेज पे जाएगी थोड़ा टाइम, और फिर एक अच्छी रैली हम देख सकते हैं। और उस वक़्त जो रेट होंगे, तो आप समझिए कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट होंगे। उनमें कौन से स्क्रिप्ट पे काम करना है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। नाज़रीन, मैं आप लोगों के साथ पिछले साल का डेटा शेयर कर रहा हूँ, पिछली फरवरी का डेटा शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने 55,800 का लेवल निकाला था। तो उस वक़्त हमने देखा कि इलेक्शन थे, इलेक्शन का ईयर था, और दिसंबर में मार्केट ने हाई बना लिया था, और दिसंबर के ही 25 तारीख को मार्केट ने जो लेवल है 59,093 का, उसको ब्रेक किया था। 59,093 को ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा एक रैली बनाई। मार्केट ने फिर इलेक्शन के टाइम पर मार्केट ने दोबारा एक नीचे का लो बनाया, जहाँ पर ये लग रहा था कि सेकंड टाइम अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, तो मार्केट जो है वो अपने सेकंड सपोर्ट पे आएगी 56,565 पर। और अगर उसको भी ब्रेक करती है, तो जो थर्ड सपोर्ट है 54,119 का। तो जो उसका मजमूई मंथली ग्राफ पे अगर हम डेटा देखें, तो 55,800 बन रहा था। लेकिन 19 फ़ेब को चूँकि जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी चेंज हुए, और जो हुकूमत है वो डिफरेंट आई, तो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में जो रैली है वो कंटिन्यू की, और मार्केट में हमने बुलिश मोमेंटम देखा पूरे साल 2024 के पूरे साल। अच्छा नाज़रीन, अभी क्या चीज़ें चल रही हैं जिस वजह से हमने थर्सडे को बहुत हैवी सप्लाई देखी, और मार्केट जो एक साइडवेज़ के रेंज पे था 1,11,308 का, जो मैं आपको कब से लेवल बता रहा हूँ कि उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो वो खबर थी 28 जनवरी की, ज़ाहिद गिशोरी साहब की। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर हैं, हम इंग्लिश न्यूज़ है, उसमें उनका आर्टिकल आया, और उस आर्टिकल में ये था कि तकरीबन 27 कंपनियों पे मनी लॉन्ड्रिंग और इनसाइड ट्रेडिंग, इसके मामला चल रहे हैं। इसकी खबरें वो ज़ेरे गर्दिश थी। इसके बाद एफआईए का एक नोटिस भी आया 28 जन को, और जिसमें एफआईए ने लेटर्स भेजे, और उसपे एफआईए ने पूछा कि किस तरह हमें आपसे ये चीज़ें पॉइंट्स दरकार हैं इनसाइड ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन से रिलेटेड। तो उसमें जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक हुआ था, जिसके बाद एक क्लैरिफिकेशन भी आया, और क्लैरिफिकेशन हम देखें तो एसईसीपी ने पूरा क्लैरिफाई किया कि इसमें कोई भी ब्रोकरेज हाउस का नाम नहीं है, और कोई भी कंपनी अफेक्टेड नहीं है। इसमें 2008 से लेकर और 2020 तक जो भी कंप्लेंट्स हुई हैं, एससीसीपी में कंप्लेंट्स हुई हैं इन्वेस्टरों की तरफ से, उनको आगे पास ऑन किया गया है। आगे एफआईए के जो ज़िम्मे में जो चीज़ें आती हैं, एफआईए के जुरिसडिक्शन में जो इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, वो आगे एफआईए को पास ऑन की गई है। इसके बाद ये चीज़ें थम गई थी, लेकिन मार्केट में इस चीज़ को लेके एक पैनिक ट्रिगर हुआ, और मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरी जहाँ तक रीडिंग है, और मेरे सोर्सेज़ ने बताया है कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा एफआईए के अंडर में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आती है, तो एफआईए अपना पूरा जो प्रोसेस है उसे गुज़रेगा। इसको इन्वेस्टिगेशन को 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा पैनिक लेने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इंडिविजुअल लोगों के नाम हैं, और पुराने केसेज़ हैं, और इस तरह से आप समझें कि एससीसीपी में जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो ऑनरेबल कोर्ट्स में चीज़ें गई थी, और एक लेबल लग रहा था उन इंडिविजुअल्स पे, जिन पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो एफआईए इसको गो थ्रू कर लेगी। एफआईए जब गो थ्रू कर लेगी,
उसमें जिन हज़रात के नाम होंगे, तो वो आगे जाके डिस्क्लोज़ हो जाएँगे। उसको उस प्रोसेस को 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं। इसका कोई यानी आप समझे टाइम लिमिट नहीं है। तो इसपे इतना ज़्यादा पैनिक करने जैसी चीज़ नहीं है और कोई भी लिस्टेड कंपनी इसमें अफ़ेक्टेड नहीं है और कोई भी ब्रोकरेज हाउस इसमें अफ़ेक्टेड नहीं है। अच्छा नाज़रीन, आप लोग के साथ डेटा शेयर करूँ आईजीआई होल्डिंग का। आईजीआई होल्डिंग जो हज़रात मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उनको मैंने काफ़ी टाइम से बताया हुआ है कि आईजीआई होल्डिंग में एक अच्छा कैपिटल गेन मिल सकता है। आईजीआई होल्डिंग ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की है 7 फरवरी को, जिसके तहत उन्होंने पैकेजेस के शेयर्स खरीदे हैं। 53,96,650 शेयर्स ये खरीदे हैं और ट्रांज़ैक्शन हुई है ₹487 में। और जो अभी रेट चल रहा है पैकेजेस का, वो ₹501 का चल रहा है। पैकेजेस की जो बुक वैल्यू है, वो ₹980 के करीब है। तो ये बहुत अच्छे लेवल पे ये सौदा हुआ है आईजीआई होल्डिंग ने। ये सौदा किया है एक इंटरनेशनल बायर से, इंटरनेशनल सेलर से। तो ये एक तरह से समझें कि आईजीआई होल्डिंग के लिए आगे जाके बहुत मुस्बत साबित हो सकता है। आईजीआई होल्डिंग अगर हम देखें, तो ये जुलाई के बाद से इसने एक रैली बनाई और अब जो है वो काफ़ी टाइम से ये साइडवेज़ पे चल रहा है। हम देखें तो नवंबर से ये साइडवेज़ पे ही चल रहा है, जिसके बाद अब इसमें नज़र आ रहा है कि ₹219 तक की शक्ल दिखा सकता है। पंजवानी इंडेक्स जो लोगों ने नाम दिया, जो आप लोगों ने वोटिंग की, तो उसमें अगर हम देखें, तो आईजीआई होल्डिंग का जो मैंने आपको फेयर वैल्यू शेयर किया है, वो ₹199.88 का किया है और ये 14 अगस्त से पहले का ये डेटा है। 14 अगस्त से मैंने इसको कंपाइल करना शुरू कर दिया था। इसको जो ट्रैक करना मैंने 14 अगस्त से किया था। इससे पहले के भी मैंने आप लोगों के साथ डेटा शेयर किया हुआ है। तो इसमें एक अच्छा कैपिटल गेन हम विटनेस कर सकते हैं। कंपनी कंपनी की अगर हम देखें, तो उसकी बुक वैल्यू ₹400 से ऊपर की है। अच्छा नाज़रीन, बिज़नेस रिकॉर्डर का मैं आप लोग के साथ वो एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ और उसमें आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि यूएस जज पॉज़ प्लान टू पुट यूएस एड वर्कर्स ऑन लीव। अच्छा, ये खबर इसके पसे पर्दा मैं आप लोग के साथ मामला शेयर करूँ, तो पहले ये हेडलाइन देख लेते हैं। हेडलाइन के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट के जो ऑनरेबल जज हैं, उनके पास ये केस गया था यूएस एड जो अभी मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बजट कट से रिलेटेड एक टीम बनाई है जिसका हेड एलन मस्क को बनाया है और उस टीम का नाम है डोज। डोज का काम है कि जितने भी एक्सपेंसेस है उसको कट डाउन करना है। जो बजट है, यूएस का जो बजट है उसमें कमी लाना है, कमी वाक़ई करना है। तो इन चीज़ों के पेश नज़र जो है ये डोज का इदारा बनाया गया है और डोज के इदारे ने डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो उनकी पॉलिसी है उनके मुताबिक डोज ने यूएस एड को बंद कर दिया है। यूएस एड की वेबसाइट भी बंद हो चुकी है और यूएस एड के जितने एम्प्लॉइज़ थे उनको फ़ारिग कर दिया गया है। लेकिन यूएस के जो जज है, यूनाइटेड स्टेट्स के जज हैं, उन्होंने वक़्ती तौर पे उन वर्कर को 2700 वर्कर को काम करने की इजाज़त दी है। यूएस एड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और अब जो है इसमें किसी किस्म की फंडिंग नहीं होगी। यूएस एड बनाया गया था जो यूनाइटेड स्टेट के जो 35वें 35th प्रेसिडेंट थे, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने यूएस एड की बुनियाद रखी थी और उसका काम ये था ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना था और जितने भी किस्म के अगर देखें तो डोनेशंस पूरी दुनिया को प्रोवाइड करने थे। अब इसको एलन मस्क हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी समझते हैं और वो ये समझते हैं कि इसमें वर्किंग नहीं होनी चाहिए और किसी किस्म की हमें किसी मुल्क को एड देने की ज़रूरत नहीं है। ये यूएस टैक्स पेयर का पैसा है और इसको यूएस के ही लोगों पे खर्च होना चाहिए। तो इन चीज़ों के पेश नज़र, बजट कट से पेश नज़र, ये यूएस एड के तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। वक़्ती तौर पे, आर्ज़ी तौर पे जो है वो उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो उनकी जॉब्स हैं वो दी गई हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनको जॉब से फ़ारिग किया जाएगा और यूएस एड पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि जॉन एफ कैनेडी वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका ताल्लुक है और डेमोक्रेटिक का जो इंक्लाइन है वो सीआईए और जो यूएस एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो रिपब्लिकन हैं और वो इन चीज़ों के अगेंस्ट हैं। वो जो वोट लेकर आए हैं, वो अपने वोटर्स को एतमाद में लेकर आए हैं और उनके वोटर्स इन चीज़ पे रज़ामंद हैं कि वो जितनी भी ब्लीड हो रहा है, जितना भी पैसा दीगर जगहों पे खर्च हो रहा है, तो उसमें बजट कट करना है और किफ़ायतशारी से काम करना है। अब इसके बाद क्या चीज़ हो सकती है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो यूएस जो है वो आईएमएफ में भी अपने जो पेमेंट्स हैं, आईएफ में भी जो अपने स्पेशल ड्रॉन राइट्स है, आईएमएफ का
एक समझिए खुद की एक तरह की करेंसी है और हर ममालिक अपनी जो वेल्थ है वो उसमें डालता है, उसका एक पोर्शन डालता है जिसको कन्वर्ट किया जाता है स्पेशल ड्रॉन राइट्स में। और यूएस उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तकरीबन 17% के करीब, 20% से कम 17% के करीब जो है यूएस के इसमें पैसे लगे हुए हैं। यूएस का जो कोटा है वो स्पेशल ड्रॉन राइट्स 42 बिलियन है स्पेशल ड्रॉन राइट्स, और जिसकी मालियत अगर यूएस डॉलर में उसको कन्वर्ट करते हैं तो 65 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। और इसमें इस पैसे के तहत जो आईएमएफ है वो दीगर ममालिक, वो ममालिक जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, जो डिफ़ॉल्ट के दिहाने पे होते हैं और जिनके माशी मामलात बेहतरी की तरफ नहीं होते, उनको वो एड दे रहे होते हैं। अब आप लोग के साथ ये एक और चीज़ शेयर कर दूँ कि जो एक एसडीआर है, वो पाकिस्तानी अगर उसको इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपी से करें तो 363.84 पैसे का ये एक एसडीआर बनता है। आप लोग के साथ दूसरा मैं एक पैटर्न शेयर कर दूं, तो उसमें अगर हम देखें तो टोटल 10 जो टॉप के ममालिक हैं जो आईएमएफ में अपना पैसा डालते हैं, तो उसमें सरफेस जो है वो यूएस है, 17.42% इसका शेयर है। दूसरे नंबर पे हम देखें तो जापान है जिसका शेयर 6.47% है। तीसरे नंबर पे हम देखें तो चाइना है 6.40% के साथ। फिर इसके बाद जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, और फिर इंडिया है, रशिया है और सऊदी अरब है। अब पाकिस्तान जो है उसको अब आईएमएफ की तरफ से रिफॉर्म्स पे काम करने पे जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। और अभी जो आईएमएफ का रिव्यू है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एफबीआर के मामला हैं और दीगर जो चीज़ें हैं जो आईएमएफ ने उनको रिफॉर्म्स की बात की है, तो उसमें बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। आईएमएफ का इस बार का जो ट्रांच है वो मिल जाएगा, लेकिन आगे जाके यूएस अपना बजट कट करेगा, इसमें से हो सकता है चंद परसेंटेज उसमें कट कट कर दे, 62 बिलियन डॉलर में से चंद बिलियन डॉलर ये कम कर दे। इसके साथ अगर हम देखें तो जापान के भी हालात बहुत ख़राब हैं, तो जापान भी अपना जो रेशियो है वो थोड़ा कम कर सकता है। इसके अलावा जर्मनी में हम देख सकते हैं, जर्मनी के भी, हम यूरोपियन ममालिक के देखें तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन है। जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, तो ये ममालिक भी हम देखेंगे तो अपना बजट थोड़ा कम करेंगे। इंडिया, हम सबको पता है, हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एड में। तो पाकिस्तान को जो अब टास्क मिलेगा, पाकिस्तानी हुकूमत को जो अब टास्क मिलेगा, वो होगा रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स पे अगर काम हो जाता है तो लॉन्ग लास्टिंग होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को बार बार कशकोल लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामला हैं वो काफ़ी बेहतर होने की उसमें उम्मीद नज़र आती है। नाज़रीन, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल का रेट अगर हम देखें तो $71 पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट अगर हम देखें तो $74.66 पर बैरल पे बंद हुआ है। गोल्ड अगर हम देखें तो $2859 पर आउंस पर बंद हुआ है। रबड़ का रेट अगर हम देखें तो 196.40 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस का अगर डेटा हम देखें, इसकी कीमत देखें तो उसमें कमी वाक़ई हुई है, $100 ब्रेक किया है, $99.25 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डिलिबर्ड फ्यूचर काउंटर के जो टॉप 10 हैवी स्टॉक्स हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 पर अगर हम देखें तो दीवान फारूक मोटर है, दूसरे नंबर पर हम देखें तो नेटसोल है, तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो गेल है, चौथे नंबर पे टीआरजी है, पाँचवें नंबर पे जीएचएनआई है, छठे नंबर पे सिटी फार्मा है, सातवें नंबर पे कॉसम है, आठवें नंबर पे पीआईए होल्डिंग है, नौवें नंबर पे हम देखें तो फ्लाइंग है, और 10वें नंबर पे अगर हम देखें तो एसएसजीसी है। ब्लैंक सेल का अगर हम डेटा देखें तो जिन लोगों ने भाटा मारा हुआ है, ज़्यादा कौन सी कंपनी में भाटा मारा हुआ है, तो उसमें अगर हम देखें तो गेल सर-ए-फ़हरिस्त है, दूसरे नंबर पे एसवाईएम है, तीसरे नंबर पे एल्डिंग है, चौथे नंबर पे साज़गार है, पाँचवें नंबर पे सिटी फार्मा है, छठे नंबर पे जीएचएनआई है, सातवें नंबर पे पीआईए है, आठवें नंबर पे डबल एफएल है, नौवें नंबर पे अटक रिफाइनरी है और 10वें नंबर पे डीजी खान सीमेंट है। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे एमएफएस की, तो एमएफएस में कौन-सी कंपनियाँ हैं जो ज़्यादा बदला खरा हुआ है, तो सर-ए-फ़हरिस्त अगर हम देखें तो सीएसएपी है, दूसरे नंबर पे हम देखें तो फ्लाइंग है, तीसरे नंबर पे देखें तो बायोसाइंस कंपनी है, फार्मास्यूटिकल, चौथे नंबर पे देखें तो पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स है, पाँचवें नंबर पे गरीबवाल सीमेंट है, बनीज़ लिमिटेड छठे नंबर पर है, दीवान फारूक मोटर सातवें नंबर पे है, गेल आठवें नंबर पे है, एसपीईएल नौवें नंबर पर है और इमेज 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, गेल और दीवान फारूक मोटर में थोड़ा मोहतात रहें, और दोनों ऑटोमोबाइल कंपनी हैं और दोनों के जो दोनों तरफ प्ले हो सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी रैली भी बन सकती है और बहुत ब्लीड भी कर सकते हैं।
टॉप 10 वॉच लिस्ट कंपनियाँ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, तो इत्तेहाद केमिकल अगर हम देखें तो उसका नेक्स्ट वीक जो है वो रिज़ल्ट मुतवक्के है, और इसका जो भी करंट आरएसआई चल रहा है वो 51.94 का है। पी रेशियो उसका है 6.96 का। डिविडेंड यील्ड 4.80 की है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो डीजी खान है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ईपीक्यूएल है। ईपीक्यूएल बहुत अच्छा कैपिटल गेन दे सकता है और ईपीक्यूएल ₹32 तक जाने की सलाहियत रखता है। चौथे नंबर पे फौजी सीमेंट है। फौजी सीमेंट भी अगर अच्छे रेटों पे मिल जाए, थोड़ा डिस्काउंटेड मिल जाए ₹34 के पास, तो फिर इसमें एक अच्छी रैली मुतवक्के है। लोड्स है 5वें नंबर पे। लोड्स भी अगर हमें ₹15 के पास मिल जाए, सॉरी, तो ये ₹25 तक जा सकता है। 25 से ₹30 के जाने की ये सलाहियत रख सकता है। ट्वीट कॉर्पोरेशन है। ट्वीट कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा प्ले कर रहा है और इसकी जो आरएसआई है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है। 36.1 की है। ये भी नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव इसकी अर्निंग आना शुरू होगी, तो ये भी एक अच्छी रैली दिखा सकता है। एसएसडीसी है। एसएसडीसी इस वक़्त लग रहा है कि ये थोड़ा ₹34 के करीब मिले तो वहाँ से बाइंग बन सकती है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ काम किया जा सकता है। बैंक अल अबीब हम देखें तो इसमें भी एक अच्छी रैली मुत्तवक़्क़े है, इसका रिज़ल्ट भी मुत्तवक़्क़े है। आईजीआई होल्डिंग, इसके मैंने पूरे आपको चीज़ें बताई और उसके मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये ₹200 क्रॉस कर सकते हैं या ₹200 के करीब जाने की सलाहियत रखता है। इसकी आरएसआई 30.16 की है। इसने साइडवेज़ पे बहुत काम कर लिया है, अब इसमें एक रैली मुत्तवक़्क़े है। फिर लास्ट अगर हम देखें तो एवीएन है। एवीएन का जो आरएसआई चल रहा है वो 39.95 का चल रहा है। इस पे थोड़ी बहुत हम रिकवरी देख सकते हैं और 65 तक का लेवल ये दिखा सकता है। नाज़रीन, वंस अगेन मार्केट में कोशिश करें कि मार्केट इस वक्त साइडवेज पर है और मार्केट थोड़ा बहुत मंदी के ही आसार नज़र आ रहे हैं, तो कोशिश करें सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, जहाँ जिन स्क्रिप्ट में मौका मिले। बाइंग ऑन डिप में वंस अगेन उन स्क्रिप्ट पे काम करें जो अंडर वैल्यू चल रहे हैं, जिनके पी रेशो, जिनका मल्टीपल अंडर वैल्यू चल रहा है, जिनके आगे रिजल्ट में बेहतरी नज़र आ रही है, बेहतरी विटनेस हो रही है। स्पेकुलेशन से गुरेज करें। इस वक्त मार्केट बिल्कुल स्पेकुलेशन के हिसाब से नहीं है। जो ट्रेडर हजरात हैं वो थोड़ा मार्केट में साइड लाइन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मार्केट के जो मैंने आपको लेवल्स बताए, उन लेवल्स पे अगर आप काम करेंगे, जहाँ पर डिप मार्केट लेती है, तो वहाँ से आपको थोड़ी छोटी-मोटी रिकवरी विटनेस हो सकती है। नाज़रीन, इस वक़्त के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।